गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल हमने पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी हीरा खादान किस स्थान पर पाई गई है, तो उसका करेक्ट आंसर था मध्य प्रदेश का छतरपुर जिले में भारत की सबसे बड़ी हीरा खादान पाई गई है। बहुत से लोगों ने सही आंसर किया है। इवन क्लास के भी दौरान जिन प्रश्नों को मैं करती हूँ उसका भी आप लोग बहुत अच्छे से आंसर करते हो। इससे मुझे ये पता चलता है कि कितने प्रॉपर वे से आप लोग क्लास को करते हो। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशनल रहता है, काफ़ी ज़्यादा ये मेरे लिए प्रेरणादायक रहता है। तो दोस्तों ऐसी क्लास करते रहिए। अब आते हैं हम अपने सेशन पे, और अपने सेशन में सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस देश के अल उल्ला और खैबर में कांस्य युग के अंतिम संस्कार का एक विशाल 4500 साल पुराना नेटवर्क खोजा गया है। सऊदी अरब, इजराइल, मिस्र या फिर लेबनान। करेक्ट आंसर इज ए, सऊदी अरब में खोजा गया है कांस्य युग के अंतिम संस्कार का एक विशाल 4500 साल पुराना नेटवर्क। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो पुरातत्वविदों ने सऊदी अरब में अच्छी तरीके से संरक्षित प्राचीन कब्रों के साथ 4500 साल पुराने राजमार्ग नेटवर्क की खोज की है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राजमार्ग गया हुआ है और यहाँ मार्गों के साथ कब्रों का निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि वहाँ के जो पुरातत्वविद्ता है अभी ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि लगभग 4500 साल पहले जो लोग थे वो इन राजमार्गों के साथ इन कब्रों का निर्माण क्यों करते थे। बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि शायद स्वामित्व दिखाने का उनका एक तरीका रहा होगा कि राजमार्गों के साथ कब्रों का निर्माण कर दिया जाए। आइए फिर भी आगे देखते हैं क्या है इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें। तो एक हेलोसिन जर्नल में कुछ निष्कर्ष प्रकाशित किया गया और इस निष्कर्ष के अनुसार देखा जाए तो अल उल्ला और खैबर के उत्तर पश्चिम अरब काउंटी में बड़ी दूरी तक फैला अंतिम संस्कार के रास्तों को हाल ही में बहुत कम परीक्षा मिली थी। कांस्य युग के मकबरों से घिरा यह घना अंतिम संस्कार एवेन्यू उत्तर पश्चिम सऊदी अरब के खैबर ओएसिस से बाहर निकलता है। देखिए, इसके समय का निर्धारण करने के लिए पुरातत्वविद्ताओं ने रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया और इसका उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने यह निर्धारित किया कि नमूने का एक केंद्रित समूह जो है वो लगभग 2600 से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व के बीच का है। हालांकि लगभग 1000 साल पहले तक कब्रों का पुनः उपयोग जारी किया गया था, रखा गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो इस कब्रों के ये जो कब्र कितने साल पुरानी है, ये लगभग 4500 साल पुरानी है और वे अभी भी अपनी मूल ऊंचाई पर खड़ी हैं, जो कि वास्तव में ये अनसुना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, राजमार्ग और किनारे किनारे ये जो कब्रें हैं ये आज भी अपनी मूल ऊंचाई पे खड़ी हैं, जैसा कि 4500 साल पहले पुरानी जितनी थी ये जब इनका निर्माण किया था। और इस तरीके की बातें जो है ये पहले नहीं सुनी गई थी। वास्तव में एक तरीके से अपने आप में बहुत अनसुना है। कितने साल पुरानी जो कब्रें हैं वो अभी भी अपनी मूल ऊंचाई पर खड़ी हैं। ठीक है, तो ये था। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपने आप में प्रश्न है कि अंतिम संस्कार का एक विशाल जो 4500 साल पुराना नेटवर्क खोजा गया किस देश में, सऊदी अरब में। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए आपके इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि लिपू लेक में भारत द्वारा सड़क निर्माण जारी रखने की घोषणा पर किस देश ने आपत्ति जताई है। चीन ने, नेपाल ने, भूटान ने या फिर पाकिस्तान ने। करेक्ट आंसर इज बी, नेपाल के द्वारा जो है आपत्ति जताई गई है भारत सरकार के द्वारा जो लिपू लेक में सड़क निर्माण करने की जो घोषणा की गई है उसके बाद से। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, लिपू लेक जो कि उत्तराखंड के लिपू लेक में भारत की सड़क लंबी करने की घोषणा को लेकर के चीन ने क्या क्या आपत्ति जताई है। साथ ही नेपाल ने ये भी कहा है कि भारत सरकार जो है, भारत के द्वारा जो यहाँ पे सैनिक तैनात है उन सैनिकों को भी वापस बुलाने की मांग जो है वो नेपाल के द्वारा की गई है। अगर हम नेपाल की बात करें तो वो लगातार 3 क्षेत्रों पे अपना दावा कर रहा है। एक आपका लिपू लेक है, काला पानी है और लिम्पियाधुरा। यहाँ पे देखिए आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे देखा जाए तो लिम्पियाधुरा है, काला पानी है और लिपू लेक है। देखा जाए नेपाल के द्वारा इन तीनों इलाकों को अपना बताया जा रहा है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसा कि हम इसी में समझ लेंगे सारी बातों को तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें अंदर की चीज़ों में नहीं जाना पड़ेगा, इस मैप के थ्रू चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखा जाए, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये भारत, चीन, नेपाल से लगा हुआ लिपू लेक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए चीन से लगा हुआ है, इधर नेपाल से लगा हुआ है, ये इधर देखा जाए भारत से लगा हुआ है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लिपू लेक दर्रे के भी नाम से जानते हैं। और ये हिमालय की नदियों से मिलकर के बनी एक क्या है, घाटी है। ठीक है, और ये देखा जाए ये नेपाल और भारत में जो बहने वाली काली नदी है जिसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों,
महाकाली या फिर शारदा नदी के भी नाम से जानते हैं, उसका ये क्या है, एक तरीके से उद्गम स्थल है। इसलिए इस इलाके को हम किस नाम से जानते हैं, काला पानी के भी नाम से जानते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, काला पानी के भी नाम से जानते हैं। अगर हम इसके उत्तर पश्चिम की तरफ जाएं तो यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर हमें एक और दर्रा देखने को मिल रहा है, जिसका नाम क्या है, जिसे हम लिम्पुआ दर्रा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, लिम्पिया धूरा दर्रे के भी नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पे देखा जाए, उत्तराखंड का ये हमें पूर्वी जिला है, जो कि कौन से नाम से है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में मौजूदा जो काला पानी है वो भारत, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ट्राई जंक्शन है किन तीन देशों का, भारत, नेपाल और चीन का। और ये अपने आप में रणनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, इस क्षेत्र में भारत जो है बहुत ही आसानी से चीन की गतिविधियों की, चीन की जो यहाँ पे सेनाएं रहती हैं उनकी गतिविधियों पर बड़ी आसानी से वो नज़र रख सकता है। अगर हम 1962 के युद्ध की बात करें तो 1962 के युद्ध के दौरान भारत ने इसी क्षेत्र में अपनी सेनाओं को तैनात किया था। ठीक है, और दूसरी चीज़ है काफ़ी ज़्यादा, और इसी इलाके के महत्व को देखते हुए भारत के द्वारा एक फोर्स की भी इस क्षेत्र में तैनाती की गई है, और जिसे हम क्या कहते हैं, इंडन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए जो है यहाँ पे तैनात किया गया है ITBP, जैसा कि आप लोग जानते हैं। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पे एक दूसरा महत्व है जो कि धार्मिक महत्व है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमें कैलाश मानसरोवर दिख रहा है। ठीक है, तो भारत से मानसरोवर जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं वो इसी मार्ग का इस्तेमाल करके, इसी लिपुलेख दर्रे से होकर के वो मानसरोवर यानी कि यात्रा करने के लिए जाते हैं। साल 1962 का युद्ध हुआ, और इस युद्ध के दौरान चीन के हमले से भारत ने क्या किया, इस दर्रे को यानी कि लिपुलेख दर्रे को बंद कर दिया। लेकिन वर्ष 2015 की बात है, जब नई सरकार आई, चीन के साथ थोड़ा सा अपने संबंधों को सुधारने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को सुधारने के लिए उसने इस दर्रे को पुनः खोल दिया। ठीक है, किस दर्रे को, लिपुलेख दर्रे को 2015 में जो है पुनः खोल दिया। ठीक है, और प्लस 2020 की बात है कि भारत सरकार ने क्या किया, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए इस लिपुलेख दर्रे में एक 80 किलोमीटर की लंबी क्या किया, सड़क का निर्माण किया। ठीक है, अब इसे लेकर के चीन ने जो है, नेपाल ने क्या किया, आपत्ति जताई। ठीक है, अच्छा, ये तो हमें दो कारण दिख रहा है। एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, काली नदी। ठीक है, देखिए काली नदी जो है, जो यहाँ से बह रही, काली नदी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काली नदी जो है वो भारत और चीन के बीच एक विवाद का वजह बने हुए है। कारण क्या है, 1816 की बात करते हैं, जब हम भारत उपनिवेश था ब्रिटिशर्स का, और उस समय ब्रिटिशर्स थे और नेपाल के गोरखा के राजा थे। 1816 में एक दोनों देशों के बीच में यानी कि भारत और नेपाल के बीच में एक सीमा निर्धारण संधि हुई, और सीमा निर्धारण संधि को हम किस नाम से जानते हैं, सुगोली की संधि, जो कि भारत, तत्कालीन ब्रिटिश और नेपाल के बीच में, गोरखा राजा के बीच में सुगोली का समझौता हुआ। और इसी समझौते के तहत भारत और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण हुआ, किस आधार पे, काली नदी के आधार पे। इस समझौते के तहत यह हुआ कि समझौते के अनुसार जो काली नदी का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, ठीक है, उस पश्चिमी क्षेत्र जो किसका इलाका हो जाएगा, वो भारत का इलाका हो जाएगा, और जो पूर्वी क्षेत्र है वो किसका इलाका हो जाएगा, नेपाल का इलाका हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये हिमालय का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी जो है, ये जो नदी है काली नदी पहाड़ी नदी, और पहाड़ी नदी होने की वजह से ये नदी जो है वो दो धाराओं में बढ़ जाती है इन इलाकों में, लेकिन आगे जाकर के ये नदी जो है वो क्या होती है, एक जगह पे मिल जाती है। ठीक है, जो कि मिल जाती है। लेकिन भारत जो है वो पूर्वी धारा को, काली नदी का, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पूर्वी धारा है भारत, जो काली नदी का, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, जो पूर्वी धारा है ये, उसे क्या करता है, पूर्वी धारा को, काली नदी जो है, भारत अपना उद्गम स्थल मानता है। नेपाल क्या कहता है, ये जो पश्चिमी धारा को अपना उद्गम स्थल मानता है। तो इस तरह से देखा जाए, ये जो दोनों देश हैं वो काला पानी के इलाकों पर अपना अपना दावा क्या कर रहे हैं भाई, दावा ठोक रहे हैं। नेपाल की जो है पश्चिमी सीमा पर भारत में जो है सीमा निर्धारण काली नदी से हुआ, यानी कि देखा जाए जो काली नदी का जो पश्चिमी भाग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो क्या हो गया, भारत का है, और जो पूर्वी भाग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो क्या है, नेपाल का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लेकर के, तो इन दोनों देशों के बीच में एक तरीके से देखा जाए, काली नदी का जो उद्गम है, काली नदी कहाँ से निकलती, इसे लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद रहा है। नेपाल के अनुसार देखा जाए, काली नदी जो है वो पूर्व से जो है शुरुआत मानता है, नदी का उद्गम स्थल जो होना चाहिए। वहीं उसके अगर इस तरीके से पूर्व से माना जाए तो इस साहस पे देखा जाए, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो लिम्पुआ धुरा है, वहाँ से जो है इन पहाड़ों से पास से होकर के इस नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल मान रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए, इन पूरे क्षेत्र पे जो है नेपाल अपना दावा ठोक रहा है।
यानी कि इस पूरे जो है क्षेत्र पे। और इसी इलाके पे जो है देखा जाए तो इसी इलाके में क्या क्या आपका लिपू लेक भी स्थित है और इसी इलाके में आपका काला पानी भी स्थित है, यानी कि नेपाल इन तीनों ही क्षेत्रों पे अपना दावा ठोक रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत का ये भी कहना है कि नदी का जो उद्गम स्थल है वो काला पानी से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में सीमा जो है वो कहाँ पे, काला पानी से शुरू होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि काला पानी और इसके पश्चिमी हिस्से यानी कि लिम्पुआधुरा और लिपू लेक जो है, लिम्पुआधुरा और लिपू लेक जो है वो उसके इलाके का है। भारत जो है इन सब जो है, भारत ये किस आधार पे अपना दावा ठोक रहा है, 1816 की जो सगोली की संधि हुई थी उस आधार पे जो है भारत अपनी बात को रख रहा है, अपने तर्क को रख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे थे जिसको आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है, आप जैसा कि यहाँ पे जो स्टोरी लिखी हुई दोस्तों वो ही है, एक तरीके से आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं जैसा कि अभी समझाया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से 1816 की सुगोली संधि याद रखेगा। ठीक है, और इसी सुगोली संधि के जरिए जो है भारत और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया था। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं सुगोली संधि के अनुसार काली नदी के जो पश्चिमी जो है क्षेत्र है भारत का इलाका माना गया, और जबकि नदी के जो पूर्वी पड़ने वाले इलाके को क्या माना गया, नेपाल का माना गया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी सोचना चाहिए कि अचानक से इतने सालों के बाद जो है नेपाल इसे लेकर के विवाद क्यों कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं चीनी आक्रमण जब 1962 में होता, तो उस आक्रमण के भी दौरान जो है इस क्षेत्र में भारत ने अपनी सीमा को जो है सेना को तैनात किया था, तब भी नेपाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। देखिए वर्ष 1990 में जब यहाँ पे राजशाही तंत्र समाप्त हुआ, लोकतंत्र की तरफ बढ़ा, तो उसके बाद से थोड़ा सा ये विवाद देखने को मिला। और खासकर वर्ष 2015 में जब वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार के जो नेता थे केपी ओली, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना है। ठीक है, उनका काफ़ी ज़्यादा चाइना से वो काफ़ी नज़दीकियाँ उनकी हैं, तो और इस तरह से देखा जाए चाइना का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप होने लगा। और देखा जाए चाइना जो है, अगर चीन की हम नीतियों को देखें तो चीन ने बहुत ही परियोजनाओं में अरबों का निवेश किया, अरबों डॉलर का निवेश किया है नेपाल की परियोजना में। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस है जो है नेपाल चीन से, और इस कारण से ये जो विवाद आ रहा है। और खासकर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे जो थल सेना अध्यक्ष रहे हैं देश के, ठीक है, एमएन नरवणे, उनका भी कहना है कि चीन जो है, जो नेपाल है, वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ बहकावे में कर रहा है, किसके, चीन के बहकावे में आकर के। तो ये कुछ मुद्दे थे, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस यही एक मुद्दा है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 में विश्व के नेताओं ने किस विषय पर विशेष भाषण दिया? महामारी और बेरोजगारी, विश्व स्वास्थ्य एजेंडा, आर्थिक स्थिति, या फिर विश्व के हालात या फिर स्थिति। करेक्ट आंसर इज डी, विश्व के हालात पर जो है ये विश्व के नेताओं ने इस विषय पर जो है विशेष भाषण दिया विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 में। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे ये जो विश्व आर्थिक मंच की ये एक सालाना बैठक जो होती है, उस सालाना बैठक का आयोजन जो है किया गया डिजिटल माध्यम से किया गया। ठीक है, और इस जो है दौरान, जैसा कि इस दौरान दुनिया के जो बड़े बड़े सियासी जो कारोबारी थे इस समिट में भाग लिए, बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए, जिसके कारण से जो है पूरी दुनिया का इस समिट पे, इस सम्मेलन पे नजर रहती है थी। और जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी जो है कई मुद्दे हैं जो विश्व में इस समय हैं, उन कई मुद्दों पर भी समाधान निकालने का इस दौरान प्रयास किया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विशेष संबोधन दिया। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा 2022 का ऐसा पहला वैश्विक मंच है जहां दुनिया भर के महत्वपूर्ण नेता 2022 के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किए। और इस बार की जो थीम थी, इस कार्यक्रम की इस वर्ष थीम क्या थी? विश्व के हालात, यानी कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको लेकर के विश्व के देशों के जो लीडर्स थे उन्होंने इस पर विशेष संबोधन भी दिया। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे 5 दिवसीय जो है इस सम्मेलन का आयोजन था, जो कि 17 जनवरी से प्रारंभ हुआ था। और यह महामारी के कारण देखा जाए लगातार दूसरी बार यानी कि डिजिटल तरीके से वर्चुअली माध्यम से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखा जाए 17 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडे में अपना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो विश्व के हालात को लेकर के इन्होंने अपना विशेष संबोधन दिया। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 के नेतृत्व वाले संकट से निपटने और टीकाकरण अभियानों के प्रबंधन में भारत द्वारा जो विशेष भूमिका निभाई गई है उसको उन्होंने रेखांकित किया। और साथ ही साथ उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी कुछ अपने सुझाव भी दिए। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। जैसा कि आप देख रहे हैं दावोस, जो कि स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्विट्जरलैंड इटली से, और यहाँ पे आप प्रॉपर लोकेशन देख लीजिए, दावोस की आप यहाँ पे लोकेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हिंदी में विश्व आर्थिक मंच के नाम से जानते हैं, ये एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी, जेनेवा में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है कोलगनी, ठीक है। कोलगनी जो कि स्विट्जरलैंड में है, ये इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किया जाता है, जैसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया जाता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट को जारी किया जाता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ऊर्जा संस्करण रिपोर्ट को जारी किया जाता है, संक्रमण रिपोर्ट को, प्रश्न ये आ चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट को भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। आप इन सब रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखें, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी कौन कौन सी संस्थाएं करती है, आपसे पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने माना ऊरू माना बाड़ी कार्यक्रम शुरू किया है? केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना या फिर कर्नाटक? करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि तेलंगाना सरकार के द्वारा माना ऊरू माना बाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा? इस कार्यक्रम का बेसिकली उद्देश्य क्या है? जो राज्य के स्कूल हैं उन राज्य के स्कूलों के बुनियादी ढांचे का जो है निर्माण करना। इस परियोजना की लागत देख लीजिए कितनी है, 7,289 करोड़ की लागत से ये इस परियोजना को शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? स्कूलों के बुनियादी ढांचों का निर्माण करना। और इससे देखिए कितने लोग लाभान्वित होंगे, तो 19.84 लाख जो है इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम के तहत देखा जाए पहले चरण में 9,123 स्थानीय निकाय स्कूलों और सरकारी स्कूलों में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम का संचालन देखिए किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस कार्यक्रम का संचालन जो किया जाएगा स्कूलों में जो गठित प्रबंधन समिति है उनके द्वारा संचालित किया जाएगा इस कार्यक्रम को। और इस कार्यक्रम के लिए अनुमति किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो इसके जो कार्यक्रम के तहत जो बुनियादी ढांचे के निर्माण की अनुमति जो प्रदान किया जाएगा वो संबंधित जिला कलेक्टरों के द्वारा जो है वो प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है, ये नवगठित अभी हाल ही में जो है यानी कि कुछ साल पहले यानी कि 2 जून 2014 को जो है इसका गठन किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग। और यहाँ के अगर हम सीएम की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात करें तो तमिसिली सौंदरराजन जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया? मेटा, ट्विटर, गूगल या फिर इंस्टाग्राम? करेक्ट आंसर इज बी, ट्विटर के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। जागरूक वोटर अभियान, आइए देखते हैं क्या है ये। तो देखा जाए यहाँ पे जो है अभी हाल में कुछ राज्यों में इलेक्शन होने वाला है और इन इलेक्शन के तहत जो है ट्विटर के द्वारा जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? जो मतदाता हैं जो वोटिंग करेंगे उनको सशक्त बनाना। जैसा कि आप जानते हैं 5 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाला है, वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव। और इन चुनाव से पहले ट्विटर जो है वो जागरूक वोटर अभियान के तहत जो है इस अभियान के तहत कई पहलों की घोषणा किया। और इन पहलों का उद्देश्य क्या होगा? जो नागरिक होंगे जो अपना वोट करेंगे उन्हें अपना वोट डालने से पहले सही ज्ञान, यानी कि जो वो वोट डालने जा रहे हैं उस वोट का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से, क्या वो किसी के बहकावे में तो नहीं जा रहे हैं, वो स्वयं से उनका निर्णय है कि नहीं, इन सब से संबंधित वो जागरूक करेंगे इन वोटर्स को। और इसी के तहत जो है ओपन इंटरनेट द्वारा संचालित ये पहल है और यह न केवल मतदाताओं द्वारा मतदान को सुनिश्चित करने में बल्कि निर्देशित करेगा, यानी कि जितने मतदाता हैं वो अपने मतदान को भी दें। और इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि जो मतदाता हैं वो पूरी चुनाव प्रक्रिया में शामिल हों और सभी जो हैं जितने भी मतदाता हैं उनको सभी को एक जागरूक वोटर की भूमिका वो निभाएं, ठीक है। कि जितने मतदाता लोग हैं, जो लोग वोटर जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, वो सभी लोग जो है वोटिंग करें। और ना सिर्फ वो चुनावी प्रक्रिया के सभी जो चुनाव प्रक्रिया में सभी चीज़ों में शामिल हो, बल्कि वो जागरूक वोटर की तरह भूमिका निभाएं। इसके लिए ट्विटर के द्वारा जो है एक जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है। ट्विटर जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना देखा जाए 21 मार्च को हुई थी, वर्ष 2006 में हुई थी। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए आपसे तो वर्ष 2006 में, ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर जो है ये कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ दोस्तों? यूएसए में है। और वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो कौन है? पराग अग्रवाल, ठीक है। पराग अग्रवाल जो है वर्तमान में ट्विटर के सीईओ हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई राजधानी नुसंतारा को बनाने जा रहा है? कजाकिस्तान, फिलीपींस,
इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। देखिए मलेशिया जो है, इंडोनेशिया माफ़ करिएगा, आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है सी। इंडोनेशिया जो है वो अपनी नई राजधानी बनाने जा रहा है जिसका नाम है नूसंतारा। ठीक है, जकार्ता से अपनी नई राजधानी को शिफ्ट करने जा रहा है, कहाँ पे, नूसंतारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है उसने, इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी को बदलने का निर्णय लिया है और ये नई राजधानी पूर्वी कालीमंत है। ठीक है, जिसे हम किस नाम, जिसे क्या कहा जाएगा, नूसंतारा के नाम से जो है जाना जाएगा। ये इससे पहले इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी दोस्तों, जकार्ता थी, जो कि कहाँ पे है, जावा द्वीप में है। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का ये जावा द्वीप है जहाँ पे इसकी राजधानी जकार्ता स्थित है। अब जो नई राजधानी है वो ब्रुनेई वाले द्वीप पे स्थित है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो ये कहाँ पे स्थित है, पूर्वी कालीमंतन जो है वो किस द्वीप पे स्थित है, ब्रुनेई द्वीप पे स्थित है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही इसकी जो है राजधानी बनने जा रही है, नई राजधानी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस राजधानी को शिफ्ट करने की घोषणा 2019 में ली गई थी और उस समय जो वहाँ के जो राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया था, जोको विडोडो के द्वारा ये निर्णय लिया गया था। और 1949 में जो है इंडोनेशिया की जो राजधानी इस समय वर्तमान में जकार्ता जो है, उसको 1949 में इंडोनेशिया की राजधानी बनाई गई थी। ये जो निर्णय लिया गया है उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण है। सबसे देखा जाए पर्यावरणीय और वित्तीय मुद्दा जो है कारण रहा है, और साथ ही साथ जो है प्रदूषण, यानी कि जो अगर कारणों की बात करें तो जकार्ता जो है इस समय देखा जाए पर्यावरण और वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ का जो पर्यावरण जो है प्रदूषण वो काफ़ी ज़्यादा उसका स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो इंडोनेशिया की बात करें तो ये जो क्षेत्र है यानी कि जकार्ता जो है वो लगातार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में से भी एक स्थान पे रहा है, काफ़ी एक स्थान रखता है ये। और साथ ही साथ चूंकि ये इंडोनेशिया की राजधानी रहा है, तो राजधानी जनरली देखेंगे आप दोस्तों, ये घनी आबादी का एक क्षेत्र रहता है, तो यहाँ पे जो है घनी आबादी जो है, आबादी बढ़ती जा रही है, जिससे कि इंडोनेशिया सरकार का जो वहन है, इंडोनेशिया सरकार के द्वारा जो किया जाने वाला वहन है वो उसका बोझ नहीं उठा पा रहा है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है दोस्तों कि ये जो क्षेत्र है जो कि इंडोनेशिया, वो कई नदियों से घिरा हुआ है, और ये जो नदियां हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा बाढ़ बार बार आती है, तो बार बार बाढ़ आने का खतरा रहता है। और ये माना जा रहा है विद्वानों के द्वारा कि वर्ष 2050 तक जो है ये जकार्ता पूरी तरीके से डूब जाएगा, इसलिए जो है ये निर्णय लिया गया है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वर्ष 2019 से 20 के बीच में जकार्ता के कई शहर जो हैं वो 10.7 सेंटीमीटर तक डूब गए हैं, जिस कारण से इंडोनेशिया के सरकार ने जो है अपनी नई राजधानी को शिफ्ट करके जो है यहाँ पे स्थापित किया नूसंतारा, जिसका अगर हम अर्थ देखें, नूसंतारा का अर्थ होता है द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह इसका अर्थ होता है, और यही इसका राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, RBI, NSA, इरडाई या फिर सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो है किया गया है। करेक्ट आंसर है सेबी। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अजय त्यागी ने निवेशकों को शिक्षा देने वाले इस ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, तो जितने जो निवेशक होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, उनको एक तरीके से निवेश से संबंधित जानकारी देगा। तो इस ऐप के जरिए जो निवेशक होंगे उन्हें वित्तीय उत्पादों से संबंधित कई तरह की अहम जानकारियां मिलेंगी। वहीं देखा जाए इसके जरिए जो निवेशक होते हैं, जब वो प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट में, जब वो कैपिटल मार्केट हो गया, इसमें जब वो निवेश कर रहे होंगे, तो प्रतिभूति बाजार हो गया, नो योर कस्टमर यानी कि अपने ग्राहक को जाने, प्रोसेस और फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड्स, बाजार से जुड़ी पल पल की खबरें और ताज़ा अपडेट जो है इन निवेशकों को मिलती रहेगी। इससे जो है उन्हें जो शेयर बाजार में आने वाला जो उतार चढ़ाव है उसके बारे में उन्हें पहले से पता चलेगा। फिलहाल सारथी ऐप की बात करें तो अभी वर्तमान में सिर्फ 2 भाषाओं यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में जो है उपलब्ध है, और इसे आप देखा जाए एंड्रॉयड और iOS यूजर्स जो हैं प्ले स्टोर से इस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लीप स्टार्टअप प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, अमेजॉन या फिर स्नैपडील। करेक्ट आंसर इज फ्लिपकार्ट के द्वारा जो है लीप स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया गया है। आइए देखते हैं। तो देखा जाए लीप फ्लिपकार्ट के द्वारा एक नया स्टार्टअप प्रोग्राम है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लीप अहेड के भी नाम से जानते हैं या फिर लीप अहेड भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनका, जो भारत में स्टार्टअप्स हैं उन स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए फ्लिपकार्ट के द्वारा लीप स्टार्टअप प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और इस प्रोग्राम के तहत देखा जाए 2 प्रोग्राम, जो कि फ्लिपकार्ट ने 2 प्रोग्राम को लागू किया है। एक है आपका लीप इनोवेशन नेटवर्क और दूसरा है फ्लिपकार्ट लीप अहेड।
ठीक है। इसमें देखा जाए, इसके तहत जितने भी लीप जो है अत्याधुनिक तकनीकी पर ध्यान केंद्रित करने वाला स्टार्टअप में निवेश करेगा, और साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स होंगे जो कि नवीन तकनीकों पर काम कर रहे होंगे, उन स्टार्टअप्स में निवेश करेगा जो कि कंपनियों के लिए प्राथमिकता वाली नवीन तकनीकों पर काम कर रहे होंगे। जो जिन स्टार्टअप्स को चयनित किया जाएगा, तो चयनित स्टार्टअप जो है फ्लिपकार्ट की टेक और उत्पाद टीमों के साथ काम करेंगे, और ये प्रोग्राम जो है, यह प्रोग्राम फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, अल्टरनेट कॉमर्स, एग्रीटेक, सोशल हेल्थ टेक, बिजनेस टू बिजनेस और एडटेक में स्टार्टअप की पहचान करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी अपने आप में है कि लिप स्टार्टअप प्रोग्राम किसके द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है हमारा, किस सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ या फिर एनएसजी? करेक्ट आंसर इज सी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो शुरू किया जाएगा। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है वो ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है, और इस ऑपरेशन के तहत जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो पाकिस्तान सीमा की चौकसी बढ़ा दी है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ऑपरेशन सर्द हवा एक तरीके से नियमित वार्षिक जो है अभ्यास है, और इसे जनवरी महीने में लॉन्च किया जाता है। जनवरी में भी देखेंगे तो 23 जनवरी से लेकर के जो है वो 28 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो है ये इसका जो है इस अभ्यास का जो कि एक वार्षिक अभ्यास है, साल में एक बार होता है ऑपरेशन सर्द हवा, इसका जो इसे लॉन्च किया गया बीएसएफ के द्वारा राजस्थान की सीमा पर, और स्पेशली देखा जाए जैसलमेर की सीमा पर, जिसका कारण क्या है कि जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों के दौरान इस सीमा पर काफ़ी घने कोहरे हो जाते हैं, जिसके वजह से दृष्टि अवरोध हो जाता है, यानी कि कोहरे में काफ़ी चीज़ें जो है धुंधली दिखती हैं, और इस सब का फ़ायदा कौन उठाता है? आतंकवादी। तो आतंकवादियों के लिए ये बड़ा ही एक तरीके से अच्छा अवसर रहता है कि इस कोहरे का जो है वो फ़ायदा उठा करके सीमा पार करके भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दें। तो इस कारण से बीएसएफ के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है, एक जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। और इस दौरान क्या होता है कि इस दौरान जितने भी अधिकारी होते हैं, जो कर्मी होते हैं, वो उनके पास जो है इस ऑपरेशन के दौरान अधिकारी और कर्मी सीमा के पास रहते हैं, और वो क्या करते हैं? लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। और इसी के साथ साथ जो देश की इंटेलिजेंस विंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय मूड पे रहती है, और सीमा पर तैनात जो जवान है उनकी सेना जो है संख्याओं को बढ़ा दिया जाता है। तो एक तरीके से सीमा पे ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कि इन कोहरों का, इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठा करके कोई भी आतंकवादी जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम न दे, इस कारण से एक तरीके से अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को पूरी तरीके से मजबूत करना ही ऑपरेशन सर्द हवा है। इसी तरह से आप गर्मियों में भी देखेंगे तो एक आमतौर पे जो मई और जून में एक बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन गर्म हवा भी चलाया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। चलिए आप मुझे बताइए बीएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? ठीक है, आते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न पे कि किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सुबेद ईस्टर्न स्वेप डियर की आबादी में गिरावट आई है? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, असम। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज असम। और यहाँ पे जो है दिख रहा है ईस्टर्न स्वेप डियर, जिसका हम क्या है दलदली जो है हिरन कहते हैं, इसकी जो है संख्या में गिरावट आई है। आइए देख लेते हैं। तो हाल ही में असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, और इसी में देखा जाए यहाँ पे सुबेद ईस्टर्न स्वेप डियर यानी कि दलदली हिरण की आबादी में गिरावट आई है। और ये देखा जाए, इसके बारे में देखा जाए तो ये जो है डियर यानी कि जो दलदली हिरण है, ये दक्षिण एशिया में अन्य स्थानों से ये विलुप्त हो गया है। और इसका कारण ये माना जा रहा है कि इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इन हिरणों की गिरावट का कारण ये माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो लगातार बाढ़ आई है, इस बाढ़ के कारण जो है इस गिरावट को माना जा रहा है। अगर हम दलदल हिरण की बात करें तो ये उत्तराखंड से लेकर के असम के ऊपरी हिस्सों में पूरे जो है क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। आईयूसीएन की लिस्ट में आप देख रहे हैं सुबेद हैं। अगर हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1970 की बात करें तो इसमें ये 1972 में अनुसूची 1 में ये अधिसूचित है। ठीक है, तो असम का चूंकि हम देख रहे हैं काजीरंगा पार्क देख रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि अभी हाल फिलहाल में मतलब असम में टोटल कितने पार्क हैं और 2 नए पार्क जो बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं असम में। ठीक है, असम तो ये 2 नए पार्क जो बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो बनाए गए हैं 2, वो कौन से हैं और इस समय वर्तमान में असम में कितने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का MCQ। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? नेवली सांघवी को जो है
बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। श्रम मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शशांक गोयल को जो है श्रम मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है। कौन सी महिला खिलाड़ी को? स्मृति मंधाना को T20 सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में जो है जगह मिली है आईसीसी में। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर जो है डॉक्टर बनी है, इन्होंने इतिहास रचा। क्या नाम है? सारा गिल। ठीक है। दुनिया के सबसे बड़ी उम्र यानी कि 112 साल 341 दिन के ये हैं, और ये जो थे पुरुष थे, इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या था? देखिए, ये स्पेनिश नेम है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप में लेना टफ होता है। तो सेंट्रिनो डे ला फुएंटा गार्सिया जो है, इनके निधन हो गया है। और ये पूरे जो है देखा जाए अभी सबसे बड़ी उम्र के थे। इनकी उम्र देख लीजिए, लगभग देखा जाए तो 113 वर्ष होने को जा रही थी। ठीक है। अगला है हमारा सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 हुआ था। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से विजेता रहे। अगर हम पुरुष एकल की बात करें, सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल की बात करें तो कौन जीता था? अस्लान करोस्तोवे जो कि रूस से थे। महिला एकल की बात किया जाए तो महिला एकल में कौन विजेता रहे थे? पाउला बडोसा जो कि स्पेन से थी। मेंस डबल में देखा था तो जॉन पियर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे। और अगर हम जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया से और फिलिप पोलसेक जो कि स्लोवाकिया से थे, ये मेंस डबल में थे। महिला डबल जो विजेता रही है सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट में, जिनका नाम था एना डोनिनी जो कि कजाकिस्तान से थे, और ब्राज़ील की थो ब्रिडिस हेडार्ड माया। ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। मेनली तो आपसे पूछा जाता है एकल, पुरुष एकल, महिला एकल ज़्यादा आपसे पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समाज सुधारक महादेव गोविंद नरनादे की 180वीं जयंती मनाएगी। कब मनाएगी? 18 जनवरी 2022 को। ठीक है। तो गोविंद नरनादे की जो है 180वीं जयंती मनाई गई। कब मनाएगी? 18 जनवरी 2022 को मनाएगी। ठीक है। यस म्यूचुअल फंड का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है? व्हाइट ऑफ कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड समारोह में सोशल इनोवेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से दुनिया भर के 15 व्यक्तियों में से एकमात्र जो भारतीय थे जिन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए ये कौन थे? डॉक्टर संजय प्रधान थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है कि देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है? मुंगेर बिहार में बनाया जा रहा है। पहला, अब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि देश का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पे स्थित है, जो कि दूसरा हम देख रहे हैं बिहार में मुंगेर जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमारा पहला है कि यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड से जुड़ी कनहर सिंचाई परियोजना में 3 राज्यों के कुल कितने गांव जो है वो नक्शे से गायब हो जाएंगे इस परियोजना से? तो 21 गांव। अगर हम उत्तर प्रदेश के देखें तो उत्तर प्रदेश के 12 जो है 11 गांव जो है नक्शे से गायब हो जाएंगे इस परियोजना के कारण, कनहर सिंचाई परियोजना के कारण। नेक्स्ट है औषधि पौधे का उपयोग पर ऑनलाइन सर्वे शुरू किया गया। किसके द्वारा? लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा औषधि पौधों के उपयोग पर ऑनलाइन सर्वे शुरू किया गया है। देश का तीसरा जीनोम सीक्वेंसिंग केंद्र स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर में। 2 और 3 सीक्वेंसिंग केंद्र कहाँ पे है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि तीसरा जो है, चूंकि हमें गोरखपुर जिले में दिख रहा है तीसरा जीनोम सीक्वेंसिंग केंद्र, पहला और दूसरा कहाँ है आप बताएं मुझे। केंद्र सरकार द्वारा जारी लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना में चयनित शहरों में उत्तर प्रदेश का चयनित शहर कौन सा रहा है? ये लखनऊ रहा है। ठीक है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना में। ठीक है। और लास्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है यहाँ पे गलत देखिए टाइपिंग है, प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। जैसा कि पेंडेमिक के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था, उन बच्चों के लिए सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई थी? 22 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी। तो इस तरीके से था आज हमारा यूपी स्पेशल। अब आ जाते क्वेश्चंस ऑफ द डे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया था और इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान था? तो आप मुझे बताइए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। ठीक है। खासकर जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा लोकेशन चेक करिएगा, मैप जरूर करते रहिए साथ में साथ। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग को जरूर मैपिंग कराऊँ डेली के करंट अफेयर्स में। ठीक है। वो एक शामिल करते हैं। आज हम लोगों ने नेपाल को शामिल किया। बाकी डेली का करंट अफेयर्स की PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से डायरेक्ट
जो है PDF को डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें दोस्तों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, बार बार कह रही हूँ, वीडियो को प्लीज़ शेयर करो। बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए एक तरीके से मोटिवेशन फैक्टर रहता है आप लोगों से, मेरा यही है, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से हम लोग हैं। आप लोग का जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा हमारे मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ेंगे। तो आप लोग से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।